हाय दोस्तों, अब सी टेट के एग्ज़ाम्स में मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, इसीलिए अब यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके आपसे रिवीजन करना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है सी टेट के, उसका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आने की संभावना पूरी तरह से है, उसका मैं यहाँ पर क्लास लेकर के आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मौर्य शासक अशोक के द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थान कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है। कलिंग का जो युद्ध हुआ था अशोक के द्वारा 261 बीसी में हुआ था। वो कलिंग का युद्ध बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ था, किसके लिए? अशोक के लिए। ठीक है, तो ये जो अशोक का द्वारा लड़ा गया कलिंग का युद्ध था वो वर्तमान किस राज्य में है? तो वो पड़ता है अभी उड़ीसा। उड़ीसा का ही प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। ठीक है, तो अभी वर्तमान नाम उसका क्या है? उड़ीसा। ठीक, तो ये अशोक के द्वारा लड़ा गया एक बहुत बड़ी निर्णायक युद्ध थी। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। मतलब ये पृथ्वी है और ये जो हम लोग यहाँ पर भूमध्य रेखा यहाँ पर आता है और विषुवत रेखा, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे वर्ष में पहली बार जो है वो एक बार जो कम से कम सूर्य के सर के ऊपर, इंसानी सर के ऊपर जो है एक बार सूर्य जरूर चमकता है। तो देखिए ये विषुवत रेखा के, ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है, इसके 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण कर्क रेखा और मकर रेखा आता है। तो इसमें जो 21 मार्च और 23 सितंबर जो है दो ऐसा दिन है जब साल में 2 बार जो है वो एक बार इसके ऊपर चमकता है, एक बार इसके ऊपर चमकता है। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो है हम वहाँ पर लंबवत सूर्य जो है, सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है। तो किस एरिया में? कर्क रेखा और मकर रेखा वाले एरिया में। तो देखते हैं ऑप्शन में, केवल कर्क रेखा नहीं, केवल मकर रेखा नहीं, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में, यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले जो एरिया है उसी पर जो है साल में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च कर्क रेखा में और 23 मार्च मकर रेखा में जो है सूर्य जो है डायरेक्टली उसका लाइट जो है सीधा पड़ता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अमेजन बेसिन के संबंध में, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मतलब अमेजन जो नदी है उसका बारे में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है अमेजन बेसिन भूमध्य प्रदेश में आता है, ये बिल्कुल सही है, हमारा आंसर यहीं पे मिल गया है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। अमेजन नदी भूमध्य रेखा प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में बहती है, नहीं। अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है, जो मैंग्रोव वन, नहीं, मैंग्रोव वन नहीं होता यहाँ पर। अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, पेरुविया और अर्जेंटीना के भागों में अप्रवाहित होता है, ये नेगेटिव है, प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पर कैंसिल हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ये भूमध्य रेखा प्रदेश से होकर के गुजरता है। ठीक, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया एक लाइक, शेयर और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विनय पिटक, देखिए बौद्ध धर्म में जो है 3 पिटक है। कितने हैं? 3 पिटक। एक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, 3 पिटक है, तीनों में जो है अलग अलग चीज़ दिया हुआ है, जिसमें से जो पूछा हमसे किससे? विनय पिटक। तो विनय पिटक में जो है बौद्ध और उनके जो अनुयायी थे, उनके जो संत थे, उनको रहने के लिए जो नियम बनाया गया था उसको वो उसी का लिखा जोखा जो है वो किस में दिया गया है? वो दिया गया है विनय पिटक में। मतलब बौद्ध भिक्षुओं को कैसे रहना है और कैसे उनका चाल चलन सब रखना है, उसी का जो उसमें नियम बताया गया है विनय पिटक में। तो ये किस भाषा में है? यहाँ पर पूछा हमसे किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो है बौद्ध संघ से संबंधित है। बौद्ध संघ का जो नियम बताया गया है वो विनय पिटक में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? वाणभट्ट हैं, जिन्होंने कौन सा लिखा था? जीवनी लिखा था हर्षचरित जो है वो लिखा गया था वाणभट्ट के द्वारा। ये किसका जीवनी है? हर्षवर्धन का जीवनी है। ठीक,
तो ये किस भाषा में लिखा गया था? जो हर्षचरित है वो किस भाषा में लिखा गया था बाण भट्ट के द्वारा? तो ये लिखा गया था संस्कृत में। किस में लिखा गया था? संस्कृत में ये लिखा गया था हर्षचरित। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट था। उसने कौन सा लिखा था? हर्षचरित्र लिखा था। ठीक है, ये जीवनी था हर्षवर्धन का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। विहार, देखिए विहार जो है वो बोला जाता था बौद्धों का रहने का स्थान। बौद्ध और उनके जो संत थे, अनुयायी थे, उनको रहने का स्थान, क्योंकि दिन भर जो है उनको प्रचार करना होता था, लेकिन बरसात और रात में जो है उनको विश्राम करने के लिए आवश्यक जरूरी जगह होना चाहिए था। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक जो जगह बनाया लकड़ी का घर। ठीक है, स्तूप टाइप का लकड़ी का घर बनाया, जिसको लकड़ी के घर को जहाँ पर रहते थे उसी को बोला जाता था विहार। ठीक है, बिहार। तो अब से पूछा जाएगा कि जो बिहार है, बिहार जो रहने का जगह था बौद्धों का, वो किससे बना हुआ था? तो वो बना था लकड़ी का। ठीक है, तो लकड़ी का बना हुआ था। इसके बाद जो है लकड़ी के बाद बना पत्थर का। ठीक, इसके बाद ईंट का। ये अगर सजाने आएगा तो आप इसी क्रम में सजा दीजिएगा। ठीक, तो वो बिहार जो है किससे बना हुआ था? तो लकड़ी का बना होता था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष 3 राजाओं के बीच में चला था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है 3 राजाओं के बीच में चला था, किसको प्राप्त करने के लिए? कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए वो 3 राजा कौन कौन थे? वो थे राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और तीसरा था वहाँ पर पाल। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर है ऑप्शन? पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर। ये तीनों जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्योंकि इसमें देखिए चोल है, नहीं होगा, इसमें भी चोल है, नहीं होगा, इसमें भी चोल है, नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार जो है वो कन्नौज को पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था 3 राजाओं के बीच में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ के आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? किसका जो हवाला दिया था? कुरान शरीफ का हवाला देते हुए बोला कि महिलाओं को भी क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस्लाम में जो है महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती। इसलिए यहाँ पर मुमताज़ अली जी ने क्या किया था कि कुरान के आयतों का हवाला देते हुए बोला कि महिलाओं को भी क्या करना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए, उनको शिक्षा देना चाहिए। वो किसने बोला था? मुमताज़ अली जी ने। ठीक है, चलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? उस 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया, उसमें से कौन सही है या कौन गलत है? तो यहाँ पर हमसे गलत पूछा, जो इसमें नेगेटिव होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद के नेता चुनने की छूट है। जी हाँ, हम लोग प्रत्येक 5 साल में जो है नेता चुनते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जी स्वतंत्र है, जैसे कि समानता का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, ये सब हम लोग को प्राप्त है। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने का संपूर्ण ताकत होती है। नहीं, उसके पास जो है संपूर्ण ताकत नहीं होती है। वो कैसे चलाना है, जैसे कि भारत में जो है संसद 3 तरह से चलता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। सभी एक दूसरे पर जो है अपना जो है नियंत्रण रखते हैं कि अगर ये कोई गलत काम ये किया तो इसको ये रोकेगा, इसका ये कोई गलत काम किया तो इसको ये रोकेगा, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, सभी एक ही के पास ताकत नहीं है। तो हम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि सभी एक ही के पास ताकत है, जो कि गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा था, तो गलत है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देख पा रहे होंगे, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है? वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल या आयन मंडल, और सबसे लास्ट में होता है बरही मंडल। ठीक है, ठीक,
तो इसमें पहली जो सबसे निचली परत होता है उसमें मौसमी घटनाएं होती है। इसके बाद जो है हवाई जहाज उड़ती है समताप में। इसके बाद जो है उल्का पिंड नष्ट होती है मध्य मंडल में। इसके बाद जो है आयन मंडल में रेडियो तरंगे होती है। इसके बाद जो आखिरी है उसमें सबसे बाहरी वाला में वहाँ हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस है प्रचुर मात्रा में पर्याप्त होती हैं। तो हमसे यहाँ पूछा था कि हवाई जहाज किस में उड़ता है, तो हवाई जहाज उड़ता है समताप मंडल में। ठीक है, क्योंकि समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, यहाँ का टेम्परेचर सेम होता है। ठीक है, कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, भूपर्पट्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंप तरंगे आरंभ होती है उसे क्या कहा जाता है। भूपर्पट्टी में जो है जहाँ पर जैसे कि ये एक पृथ्वी का भीतरी परत है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सियाल सीमा निफे या फिर मेंटल क्रस्ट, मेंटल और कोर बोलते हैं। तो ये जो कहाँ पर होता है, भूकंपीय तरंगे जो भूपर्पट्टी बोला जाता है ये ऊपरी भाग को। ठीक है, तो जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, जहाँ से भूकंप निकलना बनना शुरू होता है उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। और उसके समानांतर उसके सामने जो जहाँ पर सबसे अधिक जो है वहाँ भूकंप का महसूस किया जाता है उसको बोलते हैं अधिक केंद्र। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि जहाँ से भूकंप आरंभ होती है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक, तो देखिए पृथ्वी पर जो सनलाइट जो आती है उसको वितरण करने का सबसे जो उसको महत्वपूर्ण कारक है वो है सूर्य तापन। इसको आपतन भी बोलते हैं, आपतन। ठीक है, सूर्य तापन जो है क्या करता है, पृथ्वी के तापमान को वितरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब होता है जो सब के लिए अवेलेबल हो। तो सब के लिए अवेलेबल कौन होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है या सरकारी सेक्टर। तो सरकारी सेक्टर होता है, तो इसमें से सरकारी सेक्टर कौन सा है, देखिए सुधा डेयरी प्राइवेट है, मारुति भी है, ये भी प्राइवेट है, टाटा इंडिया ये भी जो है क्या है, प्राइवेट है। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो सरकारी है। ठीक है, तो यहीं पर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है कि गवर्नमेंट के अंदर में आती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगता है जरूर से जरूर कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, 29 मार्च 1857 को अपने अफसर पर हमला करने के आरोप में उनको फांसी दिया गया था, वो थे मंगल पांडे। ठीक है, इसी के बाद इन्हीं के मृत्यु को फांसी देने के बाद 10 मई 1857 से जो क्या हुआ, मेरठ में 1857 का रिवोल्ट जो है यहाँ से चालू हो गया था। ठीक है, कहाँ से चालू हुआ था, 1857 का रिवोल्ट जो है वो मेरठ से चालू हुआ था 10 मई से। ठीक है, 29 मार्च 1857 को उनको फांसी दिया गया था मंगल पांडे जी को। ठीक है, अब बोला जाता है कि 1857 का विद्रोह का जन्मदाता कौन है, तो यही है मंगल पांडे जी के द्वारा ही। ठीक है, और पूछा जाता है कौन से बंदूक इसमें यूज किया गया था, तो इनफील्ड जो राइफल है वो यहाँ पर यूज किया गया था, जो दांतों से खींचना पड़ता था। जो बात इसमें फैली थी कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी मिला हुआ है, जिसको चलाने से मना कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देते महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट है, ये आंसर हो जाएगा मुमताज़ अली। इन्होंने ही जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर बोला था कि महिलाओं को भी शिक्षा देना चाहिए, वो थे मुमताज़ अली। ठीक है दोस्तों, ये आज की आखिरी क्वेश्चन थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, मैं लगातार इसको अपलोड करते जा रहा हूँ। आप लोग सभी सीरीज जो है इसके अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, 10 ईयर्स सीटेट प्रीवियस ईयर नाम से जो है सभी का जो है यहाँ पर बनाया हुआ है प्लेलिस्ट। जाकर के सभी वीडियो अच्छी तरह से आप लोग वॉच कर लीजिए, इसी से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
धन्यवाद।